युकी ओन्ना की फर्म बर्फ वाली औरत। जापानी कहानी। मुसाशी प्रांत के एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे, मोसाकू और मिनोकिची। उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूं, मोसाकू एक बूढ़ा आदमी था और मिनोकिची उसका शिष्य 18 वर्ष का लड़का था। हर दिन वे एक साथ लगभग 5 मील दूर जंगल में जाते थे। उस जंगल के रास्ते में एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ती थी और वहां एक नाव होती थी। कई बार उस नाव के स्थान पर पुल बनाया गया था, लेकिन हर बार बाढ़ में पुल बह जाता था। जब नदी उफान पर होती है तो कोई साधारण पुल उसकी धारा का सामना नहीं कर पाता। एक बहुत ठंडी शाम को मोसाकू और मिनोकिची घर लौट रहे थे, जब एक भयानक बर्फीला तूफान ने उन्हें घेर लिया। वे नाव तक पहुंचे और पाया कि नाव वाला चला गया था। अपनी नाव को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़कर तैरना तो उस दिन का सवाल ही ना था। लकड़हारे नाव वाले की झोपड़ी में शरण लेने लगे, यह सोचकर कि खुद को भाग्यशाली मानकर कि किसी आश्रय में पहुंच गए। झोपड़ी में कोई अंगीठी न थी, न ही कोई स्थान जहां आग जलाई जा सके। यह केवल एक झोपड़ी थी जिसमें एक ही दरवाजा था, लेकिन कोई खिड़की न थी। मोसाकू और मिनोकिची ने दरवाजा बंद किया और अपने घास के कंबल ओढ़कर आराम करने लगे। पहले तो उन्हें बहुत ठंड न लगी और वे सोचने लगे कि तूफान जल्द ही थम जाएगा। बूढ़ा आदमी तुरंत सो गया, लेकिन लड़का मिनोकिची लंबे समय तक जागता रहा, भयानक हवा की आवाज सुनते हुए और बर्फ के दरवाजे पर लगातार प्रहार की। नदी गरज रही थी और झोपड़ी समुद्र में जहाज की तरह डोल रही थी और चरमरा रही थी। ये एक भयानक तूफान था और हवा हर पल और ठंडी हो रही थी और मिनोकिची अपने कंबल के नीचे कांप रहा था। लेकिन आखिरकार ठंड के बावजूद वह भी सो गया। उसे चेहरे पर बर्फ की फुहार से जागृत किया। झोपड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खुल गया था और बर्फ की रोशनी से उसने कमरे में एक औरत देखी, पूरी सफेद कपड़े में। वह मोसाकू के ऊपर झुकी हुई थी और अपनी सांस उसके ऊपर फूंक रही थी और उसकी सांस चमकीली सफेद धुएं जैसी थी। लगभग उसी क्षण उसने मिनोकिची की ओर मुड़कर झुकना शुरू किया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह कोई आवाज ही नहीं निकाल पा रहा। सफेद औरत उसके ऊपर झुकी, नीचे और नीचे, जब तक उसका चेहरा उसके चेहरे को न छू गया और उसने देखा कि वह बहुत सुंदर थी, हालांकि उसकी आंखें उसे डरा रही थीं। थोड़ी देर के लिए वह उसे देखती रही, फिर वह मुस्कुराई और फुसफुसाई, मैं तुम्हें दूसरे आदमी जैसा ही व्यवहार करने वाली थी, लेकिन मैं तुम पर कुछ दया महसूस कर पा रही हूं, क्योंकि तुम इतने युवा हो। तुम एक सुंदर लड़के हो मिनोकिची, और मैं अभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर तुम कभी किसी को, यहां तक कि अपनी अपनी मां को भी, इस रात के बारे में जो तुमने देखा उसके बारे में बताओगे तो मैं जान जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। याद रखना जो मैं कह रही हूं। इन शब्दों के साथ वह उसके पास से मुड़ी और दरवाजे से होकर चली गई। फिर वह हिलने डुलने लगा और वह उछल पड़ा और बाहर झांका, लेकिन वह औरत कहीं नजर न आई और बर्फ झोपड़ी में तेजी से घुस रही थी। मिनोकिची ने दरवाजा बंद किया और कई लकड़ी के टुकड़ों से उसे मजबूत किया। उसे आश्चर्य हुआ कि शायद हवा ने उसे खोल दिया हो। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा हो और बर्फ की रोशनी की चमक को दरवाजे में सफेद औरत की आकृति समझ लिया हो। लेकिन वह निश्चित न था। उसने मोसाकू को पुकारा और डर गया क्योंकि बूढ़ा आदमी ने जवाब न दिया। उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाया और मोसाकू के चेहरे को छुआ और पाया कि वह बर्फ जैसा था। मोसाकू कठोर और मृत था। भोर होते होते तूफान थम गया और जब नाव वाला सूर्योदय के थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर लौटा तो उसने मिनोकिची को मोसाकू के जमे हुए शरीर के पास बेहोश पड़े पाया। मिनोकिची का तुरंत ख्याल रखा गया और वह जल्द ही होश में आ गया, लेकिन वह उस भयानक रात की ठंड के प्रभाव से लंबे समय तक बीमार रहा। वह बूढ़े आदमी मोसाकू की मौत से भी बहुत डर गया था, लेकिन उसने सफेद औरत के दर्शन के बारे में कुछ न कहा। जैसे ही वह ठीक हुआ, वह अपनी आजीविका पर लौट गया। हर सुबह अकेले जंगल जाता और शाम को अपने लकड़ी के गट्ठरों के साथ लौटता, जिन्हें बेचने में उसकी मां मदद करती। अगले साल की सर्दी की एक शाम को जब वह घर लौट रहा था, तो उसे एक लड़की मिल गई जो उसी रास्ते पर यात्रा कर रही थी। वह एक लंबी पतली लड़की थी, बहुत सुंदर, और उसने मिनोकिची के अभिवादन का जवाब एक गीत, पक्षी की आवाज जितनी मधुर आवाज में दिया। फिर वह उसके साथ चलने लगी और वे बात करने लगे। लड़की ने कहा कि उसका नाम ओयुकी है न, और कहा कि उसने हाल ही में अपने दोनों माता पिता को खो दिया था और कि वह ये दो जा रही थी जहां उसके कुछ गरीब रिश्तेदार थे जो उसे नौकरानी की नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते थे। मिनोकिची जल्द ही इस अजीब लड़की से मोहित हो गया और जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही वह सुंदर लगने लगी। उसने पूछा कि क्या वह अभी तक सगाई कर चुकी है और उसने हंसते हुए जवाब दिया कि वह स्वतंत्र है। फिर अपनी बारी में
उसने मिनोकिची से पूछा कि क्या वह शादीशुदा है या शादी के लिए प्रतिबद्ध, और उसने बताया कि हालांकि उसके पास केवल एक विधवा मां का पालन पोषण था, सम्मानित बहू का सवाल अभी तक विचाराधीन न था, क्योंकि वह बहुत युवा था। इन विश्वासों के बाद वे लंबे समय तक बिना बोले चलते रहे। लेकिन जैसे कहावत कहती है, जब इच्छा हो तो आंखें मुंह जितना ही कह सकती हैं। जब वे गांव पहुंचे तो वे एक दूसरे से बहुत प्रसन्न हो चुके थे। और फिर मिनोकिची ने ओयुकी से कहा कि वह उसके घर पर थोड़ा आराम कर ले। थोड़ी शर्मीली झिझक के बाद वह उसके साथ चली गई, और उसकी मां ने उसका स्वागत किया और उसके लिए गर्म भोजन तैयार किया। ओयुकी इतनी अच्छी तरह व्यवहार करती रही कि मिनोकिची की मां उसे तुरंत पसंद करने लगी और उसे येदो की यात्रा स्थगित करने के लिए मनाने लगी। और इस मामले का स्वाभाविक अंत यह हुआ कि युकी कभी येदो ही न गई। वह घर में रह गई, एक सम्मानित बहू के रूप में। ओयुकी एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई। जब मिनोकिची की मां मरने वाली हुई, लगभग 5 साल बाद, उसके आखिरी शब्द उसके बेटे की पत्नी के लिए स्नेह और प्रशंसा के शब्द थे। और ओयुकी ने मिनोकिची को 10 बच्चे दिए, लड़के और लड़कियां, सभी सुंदर बच्चे, और त्वचा बहुत गोरी। गांव के लोग ओयुकी को एक आश्चर्यजनक व्यक्ति मानते थे, स्वभाव से उनसे अलग। अधिकांश किसान महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन ओयुकी 10 बच्चों की मां बनने के बाद भी वैसी ही युवा और ताजा लगती थी जैसे पहले दिन जब वह गांव आई थी। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, ओयुकी कागज की लालटेन की रोशनी में सिलाई कर रही थी, और मिनोकिची उसे देखते हुए बोला, तुम्हें यहां सिलाई करते देखना तुम्हारे चेहरे पर रोशनी के साथ मुझे 18 साल की उम्र में हुई एक अजीब बात की याद दिलाता है। तब मैंने किसी को तुम्हारे जैसी सुंदर और गोरी देखा था। वास्तव में वह तुम्हारी बहुत समान थी। बिना अपनी सिलाई से आंखें उठाए ओयुकी ने जवाब दिया, मुझे उसके बारे में बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? फिर मिनोकिची ने उसे नाव वाले की झोपड़ी की भयानक रात के बारे में बताया, और सफेद औरत के बारे में जो उसके ऊपर झुकी, मुस्कुराती और फुसफुसाती, और बूढ़े मोसाकू की मौन मौत के बारे में। और उसने कहा, सोया या जागा, वह एकमात्र समय था जब मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर प्राणी देखा। बेशक वह कोई मानव न थी, और मैं उससे डरा था, बहुत डरा था, लेकिन वह इतनी गोरी थी कि मैं वास्तव में मुझे कभी निश्चित नहीं हुआ कि वह सपना था जो मैंने देखा, या बर्फ की औरत। ओयुकी ने अपनी सिलाई फेंक दी और उठी, और जहां मिनोकिची बैठा था उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे में चीखी, वह मैं थी। मैं युकी वह थी। और मैंने तब कहा था कि अगर तुम कभी इसके बारे में एक शब्द भी कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अपने बच्चों की खातिर जो वहां सो रहे हैं, मैं अभी तुम्हें छोड़ दी अच रही हूं। और अब तुम्हें उन बच्चों का बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी उन्हें तुमसे शिकायत करने का कारण मिला तो मैं तुम्हें वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा तुम्हें मिलना चाहिए। फिर वह चीखी, और जैसे ही वह चीखी उसकी आवाज पतली हो गई, हवा की रोने जैसी। फिर वह एक चमकीली सफेद धुंध में पिघल गई और धुएं बनकर एक छेद से कांपती हुई चली गई। वह कभी फिर नजर न आई, और मिनोकिची उसके जाने के गम में पागल सा हो गया। आह, समाप्त। कैसी लगी यह कहानी? और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।